Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss accounting for merchandising operations. So previously in your accounting 1 course, you have studied accounting for services sector, and maybe to some extent you have learned about the merchandising businesses as well. In this course and in this lecture, we are going to further explain the accounting for merchandising operations. So मर्चेंडाइजिंग कंपनीज में जो है क्या क्या बिजनेसेस आते हैं, और मर्चेंडाइजिंग को ट्रेडिंग बिजनेस भी कहते हैं, और इसके ज़रिए आपको आसानी से बात क्लियर हो जाएगी। अगर आप इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एग्जांपल्स की बात करें तो आपके सामने जो है ये इसको टेस्को एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। टेस्को जो है वो एक रिटेलर है, और ये जो है यूके में और दूसरे ममालिक में भी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और ये एक ट्रेडिंग बिजनेस और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की कंपनीज की एक एग्जांपल है। ये कंपनीज बनी बनाई चीज़ें खरीदते हैं और उनको सेल कर देते हैं, एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज रेफर टू एज सेल्स रेवेन्यू और सेल्स। सिर्फ सेल्स भी कह दिया जाता है या सेल्स रेवेन्यू कह दिया जाता है। Before going to accounting entries for merchandising business, like buying, selling, purchase, return, discount, allowance, etc. Let's see what is the situation of its financial statements. उसकी financial statements की जो है हम एक थोड़ा सा overview लेते हैं, और how to prepare its income statement and statement of financial position. Then we will be going into the details of its accounting for different activities, financial activities. तो इधर इस वक्त आप अगर गौर से देखें तो आपको इनकम मेजरमेंट के लिए इनकम स्टेटमेंट में जो है वो एक सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इनफैक्ट इस वक्त इस स्लाइड का मकसद या इस चीज़ को डिस्कस करने का मकसद ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का तो आपको अच्छे तरीके से इल्म है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के अंदर हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रीवियसली बनाते आए हैं, सर्विसेज सेक्टर के लिए बनाते आए हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में क्या फ़र्क है। तो ज़्यादा फ़र्क, जो बेसिक फ़र्क है, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में पाया जाता है, और बैलेंस शीट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर एक नए एसेट का इजाफा होता है जिसका नाम इन्वेंटरी है। बाकी जो है वो बैलेंस शीट में कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं है। जो मेजर फ़र्क बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में है। तो वी विल बी मोर कंसंट्रेटिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, और अल्टीमेटली जो है हमारा पर्पस इस टॉपिक से ये है कि हम वी विल बी एबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। तो अब हम हमारे सामने इस वक्त एक इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनी हुई है। इसमें क्या है कि सेल्स रेवेन्यू होगा, उसमें से लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ अ मेजर एक्सपेंस। ठीक है, वो चीज़ें जो हम सेल आउट कर देते हैं उसकी ये कॉस्ट होती है, और जो ही ये चीज़ें सेल आउट होती हैं तो ये एक्सपेंस बन जाती हैं। याद रखिए, इसके साथ नॉर्मली एक्सपेंस का लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ एन एक्सपेंस। तो सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस को माइनस करते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हासिल हो जाती है। इसको आप देख रहे हैं कि सेपरेट एक कलर दिया गया है और ऊपर नोट है, इट इज़ नॉट यूज्ड इन अ सर्विसेज बिजनेस। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू, सम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू तो सर्विसेज बिजनेस में होता है, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं वो रेवेन्यू सर्विसेज बिजनेस में नहीं होती, जो कि आप प्रीवियसली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है। दिस इज सेम एज दैट ऑफ प्रीवियसली स्टडीड सर्विसेज बिजनेस। और फिर हम जो है वो ऑपरेटिंग इनकम हासिल करते हैं, और ऑपरेटिंग इनकम में से अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड जो है टैक्स वगैरह को माइनस करने के बाद नेट इनकम पे पहुंचते हैं। सो इस स्केच के अंदर इस वक्त आपको जो डिफ्रेंशिएट करके दिखाया गया है कि हम सर्विसेज बिजनेस से ये किस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है। Cost of goods sold is the total cost of merchandise sold during the period.
सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक जो बेटा आपको प्रोवाइड की गई है उसमें चैप्टर 5 में एक इलस्ट्रेशन है जिसमें जो है आपको इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन जो है वो शो की गई है और इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। तो इनकम स्टेटमेंट फॉर पीडब्ल्यू ऑडियो सप्लाई आईएनसी और इसमें जो है सेल्स रेवेन्यू है गिवन है आपके सामने 480,000 यूरोस और सेल्स रेवेन्यू की जो है आगे डिटेल शो की गई है। सेल्स रेवेन्यू 480,000 है, उसमें से हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस और सेल्स डिस्काउंट को माइनस करेंगे। इन दो चीज़ों को माइनस करने के बाद हमें आंसर हासिल होता है नेट सेल्स। सो नेट सेल्स इज 460,000। तो अब ये वो चीज़ थी जो कि थोड़ी सी डिफरेंशिएटिंग थी। This is how income statement looks like, and you can see we have reached up to net sales. Then is the most importantly expense comes. This is cost of goods sold expense, and we reach up to gross profit. याद रहे कि ये जो हम इस वक्त बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, इसको मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट कहते हैं कि एक स्टेप के अंदर जो है हमने सेल्स रेवेन्यू में से उसको नेट सेल्स फाइंड आउट किया और उसमें से पहले स्टेप के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस को माइनस किया। यानी हमने एक स्टेप में एक एक्सपेंस को माइनस किया और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट द प्रॉफिट विच इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट, यानी कि एक ये ऐसा प्रॉफिट है कि अभी इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस माइनस होना बाकी है। ये बिल्कुल खालिस प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर से अभी हमने कुछ और एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। और एक और चीज़ जो है वो मैं बताता चलूँ कि हम अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में इन्वेंट्री को जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दो इन्वेंट्री सिस्टम्स हम यूज़ करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस सिचुएशन के अंदर कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और नॉर्मली ज़्यादा जो है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ नहीं होता। लेकिन ये कि ये मैं बात कहूँगा कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बताना ये ज़रूरी है कि ये फॉर्मेट दोनों में जो है वो अप्लाई होगा। या आप थोड़ी सी डिटेल्स में जिस वक्त जाएंगे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फॉर्मेट पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो, दोनों में लगेगा। So we reached up to gross profit, and then is the list of the operating expenses. Writing down operating expenses is the same as that you have learned in the services business. Services business के अंदर तमाम तरह expenses जो भी लिखे जाते थे, revenue less expenses, all were considered as operating expenses। ठीक है, इसमें भी जो है वो other operating expenses जो है ये आपके सामने हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त ये आपके सामने मल्टीपल स्टेप जो है इनकम स्टेटमेंट लिखी गई है, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर जो है एक्सपेंसेस को डिवाइड किया गया है। तो ये हमारी जो है सेल्स रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस किया गया दूसरे स्टेप में। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, आपको पता ही है, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं। सेपरेट कैटेगराइज भी किया जा सकता है, इंक्लूसिवली इकट्ठे भी इनको डाला जा सकता है। तो हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 1,14,000, या इसको बेटरली वी शुड से 114,000। So we subtract 144,000, we subtract 114,000 from 144,000, gross profit में से minus किया, so we get income from operations। We may call it as operating income or income from operations। तो अब ये जो चीज़ें हैं, अब इसके बाद ऑपरेटिंग इनकम में से हम माइनस करेंगे अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस। अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस वो कैटेगरीज होती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के हम अगर कोई जो है रेवेन्यू अर्न करते हैं तो वो अदर इनकम आता कहलाता है। और अगर थोड़ा सा अपने नॉर्मल बिजनेस से हट के अगर हम कोई एक्सपेंस इंकर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अदर एक्सपेंस। तो इसकी मिसालें जो हैं इधर भी कुछ लिखी हुई हैं, इंटरेस्ट रेवेन्यू,
we have an account in a bank, and it earns some interest to us, then it is other income. In the same way, interest expense जो है ये other expense में लिखा हुआ है, और finally we get net income. So here I am going to explain other income and expenses. Previously मैंने आपके साथ जो है वो जिक्र किया कि other income and expenses, तो अब हम उसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लें, इलस्ट्रेशन देख लें. इलस्ट्रेशन से, एग्जांपल से जो है वो बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है, माइंड में अंडरस्टैंड करना ईजी होता है. आई एम रेफरिंग टू योर टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन 513, एग्जांपल्स ऑफ अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस. अदर इनकम्स में इंटरेस्ट रेवेन्यू आ जाएगा फ्रॉम नोट्स रिसीवेबल एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. डिविडेंड रेवेन्यू आ जाएगा, डिविडेंड इनकम आ जाएगी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनरी शेयर्स. हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स जो हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज किए हुए हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसमें से जो डिविडेंड हासिल होगा दैट इज डिविडेंड इनकम, अदर इनकम. फिर रेंट रेवेन्यू हो सकता है कि हमने अपनी जो बिल्डिंग है उसको सब लीज किया हुआ है, जो है अपनी स्टोर के किसी पोर्शन को. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, तो हमने अपने स्टोर के एक हिस्से को सब लीज किया हुआ है, सबलेट किया हुआ है, तो उसमें से रेंट रेवेन्यू हासिल हो सकता है. Gain from sale of property, plant and equipment. This is the one of the most important item in the other income, कि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नामी नॉन करंट एसेट को वक्तन फ़वक्तन सेल आउट करते रहते हैं, तो उसमें से गेन हो सकता है और उसमें से जो है वो लॉस भी हो सकता है, लॉस फ्रॉम सेल और अबैंडनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो ये गेन और लॉस जो है ये चलते रहते हैं. इस तरह से हम आते हैं अदर एक्सपेंसेस की तरफ. ऊपर हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेवेन्यू हो सकता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है. ठीक है, उसको भी ज़हन में रख सकते हैं. जो हमने अगर रिसीव किया है तो जो है हम उसको पे भी कर सकते हैं. कैजुअलिटी लॉसेस, नागहानी आफात की वजह से जो है कोई लॉसेस हो जाते हैं, अचानक से कोई कहीं हंगामे फूट पड़ते हैं, वहाँ से नुकसान हो जाता है. स्टोर्स नॉर्मली जो है वो हाई स्ट्रीट्स पे वाक़ होते हैं, वहाँ पे कोई हंगामे फूट पड़े और कुछ नुकसान हो गया. दीज आर कैजुअलिटी लॉसेस. एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. लॉस फ्रॉम सेल और अबैंडनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया. लॉस फ्रॉम स्ट्राइक्स बाय एम्प्लॉइज एंड सप्लायर्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं. तो ये अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस के हेड को आई होप हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है. Now look at the other income and expenses. We have taken interest revenue, gain on sale on equipment, and casualty loss from vandalism. So this gives us 3,400. आप यहाँ पे देख रहे हैं, गौर से देखिए कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को थोड़ा सा अलहदा से शो किया गया है. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की अहमियत और अफादियत के पेश नज़र इसकी जो है सेपरेटली इसको शो किया गया है. ऑल्दो वी एज अ मुस्लिम्स हम जानते हैं कि इंटरेस्ट से मुराद अगर प्योरली ये रिबा है तो सूद है, तो ये हराम है. लेकिन ये है कि हम इस वक्त सिर्फ इसको राइटिंग डाउन कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं. वी आर नॉट इंडल्जिंग इनटू दिस बिजनेस. तो बहरहाल, interest expense, financing activities which results in interest expense represents distinctly different type of cost to a business. इसको दूसरे आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट में जो है इसको नहीं डाला गया. इंटरेस्ट एक्सपेंस बज़ाहिर महसूस होता है कि ये एक हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है. ऑपरेटिंग कॉस्ट से मुराद ये है कि बिज़नेस को जो है हम चलाने के लिए जो भी कॉस्ट करते हैं उसमें इसको शामिल किया गया है. लेकिन इसको जो है आप देख सकते हैं कि हमने जो फॉर्मेट यूज़ किया उससे इसको जुदा करके नॉर्मली पेश किया जाता है. उसकी रीज़न ये है कि डायरेक्टली हम जो बिज़नेस करते हैं, जो इश्यूज़ या जो मामलात ऑपरेशंस जो है हमारे कंट्रोल में होते हैं, हमारे हाथ में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होती हैं. ऑपरेटिंग पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ करती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करती है. दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इन ऑपरेशंस के दौरान करती है. ये उससे डिफरेंट है. ये अब हमारे कंट्रोल में नहीं है. हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ठीक है, एक बैकअप पे शायद हमने एक लोन लिया हुआ है, लेकिन बराह रास्त जो है
ये हमारी एक्टिविटीज़ का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। हमारे प्रॉफिट के अप एंड डाउन जाने में इसका किरदार नहीं है। प्रॉफिट से इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं, और उसके अंदर हम ये शो करते हैं कि ये हमारी सेल्स रेवेन्यू है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और हम उसको जो है कोशिश करते हैं कॉस्ट को कट डाउन करने की और रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने की अपनी एफर्ट करते हैं। तो इस वजह से ये उस लेवल का एक्सपेंस नहीं है, इस लेवल की एफर्ट इसमें नहीं हम डाल सकते, ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इस वजह से इसको सेपरेटली रखा गया है। एनी हाउ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन इंटरेस्ट एक्सपेंस represent distinctly different type of cost to a business. So in evaluating the performance of a business, it is important to monitor its interest expense. A comprehensive, as a consequence, interest expense, if material, must be disclosed on the face of the income statement. तो इसके नतीजे के तौर पे अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट जो है वो बहुत मटेरियल है तो इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। मैं आप लोगों को अगर इधर रेफ़र करूं ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के IAS 1 के ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ, तो इसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो उसके जो है फेस के ऊपर ये आइटम्स होना ज़रूरी है जिसमें से फाइनेंस कॉस्ट शामिल है, इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट शामिल है। ठीक है जी। So, dear students, I am winding up the format of the income statement over here. फिलहाल मैं इसी पे थोड़ा इसको क्लोज कर रहा हूँ। ऑल्दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, वो इंशाल्लाह हम एक किसी नेक्स्ट डिटेल्ड लेक्चर में इसको रखेंगे, तो जिसके अंदर जो है कॉर्पोरेट लेवल पे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो कैसे बनाई जाती है। फिलहाल इतना यकीन रखिए कि ये जो आप बना रहे हैं दिस इज़ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और अभी आपके लेवल पे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो इस वक्त फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके ज़रिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के काबिल हैं जो कि मर्चेंडाइजिंग बिजनेस से रिलेटेड है। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद फर्दर डिटेल्स जो हैं इसको कंटिन्यू रखेंगे। How international accounting standards जो हैं allow require the financial statements to be presented and should be shown. तो till then इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की जो है कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो till then इंशाल्लाह उसके लिए अल्लाह हाफिज़।